अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के खुसूसी एपिसोड के साथ गिलगित बल्तिस्तान से मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज नाज़रीन हम मौजूद हैं स्कर्दू में, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। यहाँ की ख़ज़ां जो है वो इंतहाई दिलकश होती है। यहाँ के नज़ारे बड़े दिलफरेब होते हैं। आजकल जिस तरह आप देख भी रहे हैं सामने कि जो ख़ज़ां के मनाजिर हैं वो यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। सामने आप दरियाए सिंध जा रहा है, इंडस, द माइटी इंडस, और डेजर्ट्स आप देख रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट्स, संगलाख चट्टानें हैं। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ से, ये मैं टूरिज़म पे बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे हमारा ये प्रोग्राम है आज का। और नाज़रीन, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी और सियासी सरगर्मी अपने पूरे उरूज पर है। काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिनमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अलावा यहाँ की कुछ इलाकाई इत्तेहाद हैं और कुछ मजहबी जमातें हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे रन कर रहे हैं। और यहाँ पे नाजरीन जो सबसे ख़ास चीज़ है कि यहाँ के लोग बड़े मेहनत कश हैं और पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं। तो नाज़रीन, आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किन बेसिस पे अपना वोट देते हैं। हर इलाके की, हर रीजन के अपने अपने इलेक्टोरल डायनामिक्स होते हैं। कहीं बरादरी की बुनियाद पे वोट दिया जाता है, कहीं सियासी नज़रिए की बुनियाद पे वोट दिया जाता है, और कहीं पर मसलकी बुनियादों पे, और कहीं पे इलाकाई बुनियादों पे, कहीं पे कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किन बेसिस पे अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, और यहाँ के मसाइल क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी गिलगित बल्तिस्तान की, उसके लिए कौन से चैलेंजेस इंतज़ार कर रहे हैं, और उस हुकूमत के लिए अवाम की क्या तवक्कुआत हैं कि हुकूमत क्या काम इन अवाम के करे, यहाँ के जीबी के अवाम के मसाइल हल करे। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो 3 डिवीजन्स हैं, त्यामत डिवीजन, गिलगित डिवीजन और बल्तिस्तान डिवीजन, किस किस डिवीजन के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एक कैंडिडेट मजबूत है, उसकी पोजीशन बेहतर है और किस वजह से बेहतर है। हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास कि उनकी तरजीहात क्या हैं, वो किन बेसिस पे अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ के सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त रखेंगे, उनका तज्जिया आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ के इलेक्टोरल डायनामिक्स क्या है और किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जो है वो शेप अप कर रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन 26 दिन की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रह के कर रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी भी नेशनल लेवल के लीडर का जीबी के अंदर आके इतना तवील क़याम करना, इतना तवील दौरा करना। काफ़ी ज़्यादा यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमें काफ़ी चार्ज नज़र आ रहा है, लोग बड़े मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं इलेक्शन को लेकर। और इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन एक बड़ी ख़ास चीज़ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर आप US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट देखते हैं, इस तरह की एक डिबेट आज जीबी के अंदर होने जा रही है। यहाँ पे जो यहाँ की यूथ है उसके सामने बैठे होंगे पॉलिटिकल नुमाइंदे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स। वो उनसे सवाल करेंगे अपने मसाइल के हवाले से, माजी में जो मसाइल उनके हल हुए नहीं हुए, आइंदा के लिए उनकी क्या सोच है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोग्राम क्या है, उस पर वो मुतलका पॉलिटिकल लीडरशिप से सवालात करेंगे। ये डिबेट भी आपको हम दिखाएंगे खुसूसी तौर पर। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास, मार्केट पे चलते हैं, ताजरों से बात करते हैं, यहाँ के अवाम से बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उनकी आने वाली हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस क्या है। वाओ, यहाँ झंडों की बहार है। ये नया बाजार है गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू शहर का। देखिए हर तरफ आपको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे ही झंडे नज़र आएंगे। पूरा शहर सजा दिया गया झंडों से। पीपल्स पार्टी के झंडे हैं, आगे आप देखें तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स हैं, मजहबी जमातों के हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी यहाँ पे नज़र आ रही है। आइए चलते हैं आगे, चौक पे लेके जाते हैं आपको, यादगार चौक पे, और वहाँ जाके लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। आइए। जी, स्कर्दू के नया बाज़ार में कुछ मुकामी अफराद से गुफ्तगू करते हैं, कुछ कारोबारी हज़रात से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। इलेक्शन आ गए, बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? जी, पीपल पार्टी को देना।
किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और किस वजह से देंगे? जी हम लोग हल्का 2 से हैं, हम पीटीआई को वोट देंगे जी। क्या वजह, क्यों पीटीआई? पीटीआई इस वक्त इमरान खान साहब अच्छे कोशिश कर रहे हैं मुल्क को वापस लाने के लिए। इमरान खान साहब का 2 नंबरी नहीं है। जो लोग दूसरे पार्टी लोग बाहर लेकर किया हुआ पैसे को वापस लाने में कोशिश कर रहे हैं सर, इसी खुशी में हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में आप किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं और किस बुनियाद पे आप वोट देंगे अपना? पीटीआई को दूंगा। क्योंकि इससे पहले जितनी पार्टीज आई है उन्होंने दावे बहुत किए लेकिन काम नहीं किया है। जी आप बताइएगा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं और किस वजह से आप वोट देंगे? बुनियाद क्या होगी? बुनियाद ये जी, पहले मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी ने अच्छा किया पहले ज़माने में, फिर मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छे किया। जो लोग कर 2 करोड़ बड़े मुल्क में तरक्की करते हैं, गुरबत आया है इस वक्त, गंदम नहीं मिलते, तेल नहीं मिलते, चाय नहीं होता है, भूखा से मर रहा है हम लोग आवाम। हमारे दिल में है नवाज शरीफ है। आप बताइएगा जी, आप किसे वोट देंगे और किन बुनियाद क्या है आपके वोट देने की? किस बेस पे आप वोट देंगे? बरादरी की बेस पे, काम की बेस पे या सूबे के वाले से? सर मैं पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मेहदी शाह साहब को, क्योंकि हमने अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, जिसकी वजह से आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी साहब की तौक़ुआत क्या है, वो क्या करेगी आपके लिए? सर जब पिछले दफ़ा सीएम हमारा गिलबर एहसान के पहले सीएम बना, उस वक्त हमारे लिए सिकरदू में रोज़गार बहुत मिला। अच्छा, हमारा सीएम हमारा सिकरदू से नामजद हो गया। इस बार भी हमें उम्मीद है कि सीएम दोबारा हमारा जीबी से बन जाएगा। आप बताइएगा जी, किसे वोट देंगे और क्यों देंगे? हम पहले इमरान खान को वोट देने का सोच रहा था, लेकिन इस वक्त वो महंगाई तो आसमान पर पहुंचे हुए हैं और बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब हम इमरान खान के नाम पर किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ किसको देंगे फिर? अभी तो या तो नून या पीपल पार्टी है। किस पार्टी की आप सपोर्ट कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं? वजह क्या है? मेरा वोट पीपल्स पार्टी के लिए है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुलाजिमों के लिए तनख्वाह में 100% इजाफा किया। हमारा वोट पीपल्स पार्टी के लिए है। जी इस वक्त में मौजूद हूँ स्कर्दू के गंबा बाज़ार में। यहाँ कुछ ताजरों से और कुछ शहरियों से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या सोच है यहाँ की आने वाली हुकूमत के हवाले से, यहाँ के इंतखाबात के हवाले से, ये किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? हाथ तो मिलाओ सर। हाथ मिलाना जरूरी है सर। अच्छा ये बता दें कि इलेक्शन आ रहे हैं जी 15 को, कौन सी पार्टी की हुकूमत यहाँ बनेगी या बननी चाहिए? यहाँ तो ज़्यादा पीपी का लगता है सर, उसके बाद वादत मुस्लिमीन का थोड़ा ताकत है। आप किसे वोट देंगे? हम तो पीपी को देगा सर। क्यों? पीपी को इसलिए देगा, भुट्टो का नेकी है सर। इस इलाके में भुट्टो ने बहुत काम किया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसके दौर में जो काम किया है किसी ने किया नहीं है सर। वो 1974 से लेके अभी तक आप भुट्टो के नाम पे वोट दे रहे हैं? याद है सर, उसको दे रहे हैं, बहुत याद है उसका, भुट्टो साहब का। अभी तो बिलावर साहब भी तशरीफ लाया सर, तो उसका भी उसका मजमे में आना ज़रूरी है। अच्छा। तो बाहर सूरत भुट्टो का नेकी बहुत है सर। कुछ भी आपने वोट भुट्टो के नाम पे देना है, आप बताएं जी। जी हम पाकिस्तान ये नून से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने शाहिद भाई को देना है वोट को, मुस्लिम लीग नून को देना है, क्योंकि क्या वजह? उसका एहसान है। वो रोड, इतना बड़ा रोड जो है ना, उसने बहुत एहसान चढ़ाया है। किसी पार्टी ने वो ये जो कराक्रम रोड जो बनाया नहीं था, उसी ने बनाया, तो ये इस दफ़ा जो वोट को हकदार वही है। आप बताएं जी, आपको क्या लग रहा है किस जमात की हुकूमत बननी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? हमारा तो इंशाल्लाह पिटाई की बनेगी, क्योंकि हल्का नंबर 2 से तो वहाँ MWM और पिटाई दोनों के उन्होंने कंसल्ट कर लिया है, तो पिटाई ही वहाँ इसी MDLM वालों की उनकी जीत होगी इंशाल्लाह। किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं, किस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस दफ़ा जो इंतखाबात है इसमें पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दे रहा हूँ और पीपल्स पार्टी को ही वोट दूंगा। आपकी उम्मीदें क्या है पीपल्स पार्टी से, क्या तवक्को है, वो क्या करेगी आपके लिए?
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का यहाँ पे जो प्रोग्राम यहाँ पे रहा, ये जो सिलसिला है, इसके अलावा इंशाल्लाह और रहमान हम उम्मीद करते हैं कि मज़दूर कार्ड के हवाले से भी उनके ऐलानात इंशाल्लाह और रहमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं, हक़ हाकिमियत और हक़ मिल्कियत की जो बात की है, इंशाल्लाह और रहमान इसके ऊपर वो बात करेगा। और असेंबली में अगर हमारी अक्सरियत होगी, हमारी अपनी हुकूमत बनेगी, तो इंशाल्लाह और रहमान इस पे बात होगी। और यहाँ की जो आवाम है 70% जो खालिसा इस सरकार के ऊपर है, वो आवाम की अपनी मिल्कियत होगी, आवाम की अपनी ज़मीन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, आप क्या चाहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में किस पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीटीआई एक बेहतरीन पार्टी है। अच्छा, पीटीआई आती है, आपके गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का ऐसा कौन सा बड़ा मसला आप कहते हैं कि वो हल करेगी? आपकी तवक्को क्या है? हमारे यहाँ पे अगर सूबा बनाया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, तो हमें मतलब तमाम मसले इंशाल्लाह हमारे हल हो जाएंगे। अभी हमारे पास टेक्निकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर सूबा बन जाते हैं तो ये कॉलेजें यहाँ पे होगी, हर गरीब से गरीब बंदा भी इंशाल्लाह यहाँ पे। सूबा तो पीटीआई ने जनूबी पंजाब में बनाना था, वहाँ पर भी नहीं बना अभी तक। आपको लग रहा है आपका सूबा बना देगी तहरीक इंसाफ? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, क्योंकि इमरान खान जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाली हुकूमत से क्या तवक्को आपकी? जो हुकूमत आएगी वो कौन से ऐसे मसाइल हैं आपके जो हल करेगी? आप हल करना चाहिए उसे? हल तो करना चाहिए। हमारे काफ़ी इशू है आवाम की यहाँ पे। महंगाई सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई है, लोग रोते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक मतलब अशाया खुर्दनी के लिहाज से आप देखो, अंडा इस वक्त 200 रुपये दर्जन हो गए और बाकी सारी चीज़ें तो आपको आसमान से बात करते हैं। आगे इलेक्शन आ रहे हैं 15 को, किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं? किसकी हुकूमत बननी चाहिए? आप जो यहाँ पे कितनी हुकूमतें आप देखते आए माजी में? पीपी को हम वोट देंगे। क्यों, क्या वजह है? उसकी मेन वजह यह है कि एक तो हमें आज़ादी दिलाई, जहनी आज़ादी। एक तो होते हैं कि जहनी आज़ादी और नाम की आज़ादी, तो इन्होंने हमें जहनी आज़ादी दी है। और जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ यह था कि यहाँ पे लोगों से खर्जन लिया जाते थे, मालिया लिया जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लिए जाते थे, और वो सारे उन्होंने माफ़ कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे सब्सिडी दे दी, और अभी इस जो आने वाली जो हुकूमत है वो इसी को भी ख़त्म करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम जो है पीपी को चाहूँगा। जी, यहाँ पे गब्बा बाज़ार में एक बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। ये मुरम्मत कर रहे हैं बैग्स और जूते वगैरह। इनसे जानते हैं, चूँकि एक आम आदमी जो है जो मुश्किल हालात में है, महंगाई की वजह से, दीगर इश्यूज़ की वजह से, उनकी राय जानना बड़ी ज़रूरी है। उनकी राय नहीं पहुंचती, इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वोट किसे देंगे इस दफ़ा? इस दफ़ा पीपी को। पीपी को क्यों वोट देंगे? सर, आपने जो पहले से किसी को अच्छा ही किया तो वो मरने तक भूलता नहीं है ना। हम लोग बहुत गरीब था, वोटों के ज़माने से, वोटों का मेहरबानी से इधर बहुत संभाला है लोग, इसलिए इस वजह से पीपी को देते हैं। जो भी पार्टी की हुकूमत आती है यहाँ पे, आपने कहा पीपी को वोट देंगे, आपकी कौन सी ऐसी डिमांड है, ऐसा कौन सा मुतालबा है जो आपको लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी आपका मसला हल करेगी? ये सूबा बन गया तो बहुत अच्छा है सर। एक तो ये रोड का बहुत प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी सूबा बनाएगी आपके लिए? बनाएगा सर, इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने यहाँ अवामी राय सुनी। जो लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई इस वक्त उनका सबसे बड़ा मसला है। अगर वफाक में बैठी हुकूमत महंगाई का मसला हल कर देती है तो यहाँ का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो उसके हक़ में जा सकता है, वफाक में बैठी हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ के हक़ में। अगर महंगाई इसी तरह बरकरार रही तो पीटीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जीबी के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना। पीपल्स पार्टी की बात हुई, यहाँ पे लोग नज़रियाती मौजूद हैं। भुट्टो साहब के दौर से आज भी लोग कह रहे हैं कि भुट्टो की वजह से वो पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और महंगाई के साथ साथ जो एक दूसरा बड़ा मसला यहाँ का रोड का है, और सबसे बड़ा मामला है वो सूबे का है। यहाँ के लोगों को आइनी हुकूक चाहिए, उसके नाम पर भी ये लोग देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो बेहतर प्रोग्राम यहाँ के अवाम, इस इलाके के अवाम के आइनी हुकूक के लिए लेकर आई है। और ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर होगा 15 नवंबर के इंतखाबात के हवाले से। अभी आपको लेकर चलते हैं स्कर्दू प्रेस क्लब में, और वहाँ जाके हम बात करेंगे
स्कर्दू के कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ उनका तज्जिया हम शामिल करेंगे कि किस डिवीज़न के अंदर कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है और किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं। तज्जिया शामिल करेंगे, आपको लेकर चलते हैं स्कर्दू प्रेस क्लब की तरफ। जी तो नाजरीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान के पर्टिकुलरली बल्तिस्तान रीजन के अवाम की गुफ्तगू मुलाहिजा की कि वो किस जमात को वोट देने में दिलचस्पी रखते हैं और क्यों, उनकी तवक्कुआत क्या हैं जो भी आने वाली यहाँ की हुकूमत होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तज्जिया शामिल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन्स जिनमें द्यामित डिवीज़न आता है, गिलगित डिवीज़न और बल्तिस्तान डिवीज़न, किस डिवीज़न में कौन सी जमात की पोजीशन बेहतर है। और यहाँ पे कुछ इलाकाई इत्तेहाद भी हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, कुछ मजहबी जमातें भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। किसकी पोजीशन कहाँ पर बेहतर है और क्यों बेहतर है, उसके वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर हैं बल्तिस्तान प्रेस क्लब के, स्कर्दू प्रेस क्लब के जनाब ज़ीशान मेहदी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं कासिम भट्ट साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और साबिक सदर प्रेस क्लब के। दोनों यहाँ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े नुमाया यहाँ के जर्नलिस्ट हैं और बड़ी इनकी आला खिदमात हैं यहाँ पे इस रीजन के हवाले से, यहाँ के इश्यूज़ को नेशनल मीडिया में उजागर करने के हवाले से और यहाँ की सियासी जो एक्टिविटी इस वक्त हम सियासी माहौल देख रहे हैं, इंतखाबी अमल देख रहे हैं, इस पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है। तो ज़ीशान मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और भट्ट साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा कि थोड़ा सा ज़रा जनरली मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब तक की जो इलेक्शन कैंपेन हुई है यहाँ पे, चूँकि इंतखाबात तो 15 को हैं लेकिन पीपल्स पार्टी हमें ज़्यादा यहाँ पे कैंपेन करती अभी तक नज़र आई है। क्या माहौल आपने बनता देखा है यहाँ पे, किस पार्टी की तरफ आवाम का झुकाव आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है और लोग किस बुनियाद पे यहाँ अपना वोट कास्ट करेंगे? कारकर्दगी की बुनियाद पे, फेडरल गवर्नमेंट की बुनियाद पे कि वहाँ पे किसी गवर्नमेंट है, नज़रियाती बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, कौन सा फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट होगा? बिल्कुल, आपने जैसे आपने ख़ुद कहा कि यहाँ पर इस दफ़ा पीपल्स पार्टी हमें बेहतर पोजीशन में अब तक नज़र आ रही है कि इस पार्टी ने कैंपेन अपना बड़ा अच्छा किया। जैसे बिलावल साहब खुद यहाँ आए हैं और काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने गुजारा है और आगे भी इनका प्रोग्राम ये है कि वो लंबे टाइम तक इधर रहें। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी बेहतर है। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ ये रिवायत रही है कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो उसकी हुकूमत यहाँ हमेशा बनती रही है, लेकिन इस दफ़ा हमें सूरत हाल ज़रा सा इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है, इस वजह से कि वफाक में भी पीटीआई की कारकर्दगी को बेहतर नहीं है और लोग इस चीज़ को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं कि वफाक में पीटीआई की हुकूमत कोई बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। उसका असर यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ पे जो पीटीआई है वो तंजीमी हवाले से बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। इनकी तंजीम के अंदर टूट फूट है और इनकी जो मकामी क़यादत है वो कोई मुनासिब जो अपना मौक़िफ़ है वो अख्तियार करने में नाकाम है, जिसके बड़े असरात पड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आगे जो हुकूमत आमतौर पर जो रिवायत यहाँ रही है कि जो गवर्नमेंट में जो हुकूमत है वफाक में उसकी हुकूमत बनती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हमें अभी तक जो है ना ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अभी दिन है, आगे कैंपेन करनी है। चूँकि अभी तक तो यहाँ पे जो माहौल बना, आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की एक्सटेंसिव कैंपेन की वजह से यहाँ पे एक पीपल्स पार्टी के हक़ में माहौल बन चुका है, इंतखाबी जो लैंडस्केप है उनके हक़ में बेहतर होता जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर अभी मुस्लिम लीग नून ने भी कैंपेन अपनी करनी है, पीटीआई ने भी करनी है। आगे चल के सिचुएशन ज़ाहिर बदल भी सकती है, लेकिन मुकाबला यहाँ पे आप किन जमातों का देख रहे हैं ज़्यादा? मुकाबला जिसका भी होगा वो पीटीआई से ही होगा, वो तो यकीनी बात है। जो हुकूमत में है उसी की पोजीशन ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन इस दफ़ा जैसे मैंने पहले कहा, पीटीआई जिस तरह पीपल्स पार्टी जिस तरह से उभर के सामने आई है वो पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है और यकीनन दूसरी जमातें भी अपनी कोशिश करेगी। यहाँ पर पिछली हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पोजीशन बहुत वीक है और नहीं लगता कि आगे चल के वो कोशिश भी करें तो वो उस पोजीशन में शायद ना आए। उनके कुछ कैंडिडेट भी टूट गए थे भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के कोई 5-6 उम्मीदवार भी जो थे तगड़े कैंडिडेट्स वो पीटीआई में चले गए और इस वजह से ये वजह है शायद आप जो नून लीग की यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान है यहाँ पे।
समर भाई, बात यह है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिला मुबालिगा मुस्लिम लीग नून ने उस पर काम किया है, लेकिन इस गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी का है, यूथ के हवाले से। तो बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल की हुकूमत में तकरीबन 25,000 नौजवानों को, बेरोज़गार लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया, मुलाजमतें दी और मुलाजमतों के मौके पैदा किए। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों का जो कार्नर है वो बहुत वाज़ेह नज़र आता है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पहली मरतबा हिस्ट्री में पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान को जो आइनी हुकूक के हवाले से बात थी, नेशनल सिक्योरिटी कौंसल से जब डिबेट हुआ ये मौजू, तो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हैं रवां बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं। और इस पे जो सोने पे सुहागा था वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आमद ने कर दिया है। और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के गली कोचों में जा रहे हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं इस इलाके के लिए। एक तो इस इलाके की जो शनाख्त थी पूरे मुल्क में जा रही है, दूसरा लोगों की बड़ी तवक्कुआत माजी के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं। तो इस दफ़े जो सिनेरियो सियासी हमें नज़र आता है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। सही है। अच्छा, जब हम सीटों की एक्सपेक्टेशन देखते हैं, कहाँ आप देख रहे हैं अभी तक? ज़रा कैलकुलेशन जर्नलिस्ट करते रहते हैं कि अब तक का जो माहौल है उसमें फ़लाँ पार्टी ज़रा 24 नशिस्तों पे इंतखाब, बल्कि 23 पे होना है। 1 सीट पे इलेक्शन डिले हो गया है जाफ़र शाह साहब की वफ़ात की वजह से। 23 नशिस्तों पे इलेक्शन होना है। किस पार्टी की आप कितनी नशिस्तें अभी तक फोर्सी कर रहे हैं? अभी तक का जो माहौल बना हुआ, चूँकि हम जर्नलिस्ट कैलकुलेट करते रहते हैं ज़रा। जी, अभी तक जो सूरत-हाल है वो मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी की कुछ 6 से 8 सीटें हम तवक्कुह कर रहे हैं कि इनकी होगी। और उसके बाद पीटीआई की भी इतनी ही सीटें हम देख रहे हैं। उसके बाद जो ज़्यादा तादाद में जो लोग मुंतखब होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे और उनका फिर फ़ायदा जो हुकूमत में जो पार्टी है उसको हमेशा मिलता रहा है, उसका फ़ायदा। तो इस दफ़ा यकीनन आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में आएंगे, उसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। रीजनल इत्तेहाद भी बने हुए, इलाकाई इत्तेहाद हैं, मजहबी कुछ जो जमातें हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उनका झुकाव किस जमात की तरफ हो सकता है, या फिर वो देखेंगी इलेक्शन डे पे जाके कि इलेक्शन के बाद जो नताइज आते हैं हमने किसकी तरफ जाना है? मजहबी जमातों का ये है कि ज़्यादा सीटें इनके पास नहीं है। 1-2 सीटें इधर बल्तिस्तान रीजन में और गिलगित में भी यही है, और दियामर में ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे शायद हों, लेकिन इसके बावजूद मजहबी पार्टियों के पास ज़्यादा सीटें नहीं है। अलबत्ता इसका फिर वही बात है कि इसका फ़ायदा जो हुकूमत में जो पार्टी है उसको मिलता रहा है, और इस दफ़े भी यही होगा। इनके पास अगर 4-5 सीटें भी हों तो वो हुकूमत में जो पार्टी है उसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, यह एक टफ़ कंपटीशन बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीग की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। उनके जो कैंडिडेट्स, तगड़े कैंडिडेट थे, वो टूट के तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए। यहाँ पे तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन चूँकि वफाक में भी इत्तेहादी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी वो मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। नगर में और स्कर्दू में 2 जो कैंडिडेट हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, उनके हक़ में पीटीआई ने अपने कैंडिडेट दस्तबरदार करवाए हैं, मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका भी पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है जी। 2 हलकों में तो है ही है। ओवरऑल भी जो चूँकि यहाँ पे इस बल्तिस्तान रीजन के अंदर शिया वोट ज़्यादा है, ये मसले की जो एक फैक्टर है ये डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर इसका कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता? समर भाई, सच्ची बात ये है, एज ए जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं कि बल्तिस्तान रीजन के अंदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सरबराह जो आगा अली रिजवी साहब हैं, उन्होंने पिछले 10-15 साल में अवामी इश्यूज़ पर, अवामी हकूक़ के लिए स्पेशली जो खालिसा सरकार तहरीक थी, टैक्स मूवमेंट था, गंदम सब्सिडी थी, उसमें आगा अली रिजवी की ज़ाती एफ़र्ट्स मजलिस वहदत के प्लेटफार्म से हट के भी ज़ाती इतनी उनकी एफ़र्ट्स थी कि आज अगर हम समझते हैं कि अगर पीटीआई से ये इत्तेहाद न भी करते तो ये मजलिस वहदत जो है सिकरदू में कम से कम हल्का नंबर 2 की सीट निकाल सकती थी। और जो इत्तेहाद किया उसका मजलिस वहदत को इतना फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन पीटीआई पे इसका असर ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा नुक्ता है ज़ीशान मेहदी साहब, वो ये है कि माजी में हम देखते रहे हैं कि इंतखाबात में ज़ाहिर है जिस तरह पहले बात हुई, वफाक के अंदर जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की होती है यहाँ उसी की हुकूमत बनती है। उसमें एक तो लोगों का भी नेचुरल देख रहे होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, थोड़ा सा कोई कहीं ना कहीं असर रसूख भी होता है, इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा होता है। इस दफ़ा चूँकि दबाव काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि जीबी के अंदर फिर इंतखाबात होने चाहिए, और आगे के हवाले से भी चूँकि अब यहाँ पे सूबा बनने के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है। ज़ाहिर कल को जीबी असम्बली अगर करारदाद पास करती है
इलेक्शन ही अगर मुतनाज़ा हो जाते हैं तो उस करारदाद की हैसियत भी मुतनाज़े ही रहेगी। इस हवाले से इस इलेक्शन की अहमियत जो है वो कितनी ज़्यादा और शफाफ इलेक्शन की अहमियत? यकीनन इस जो आपने नुक्ता उठाया, जो सूबा अबूरी सूबा ये इलाका बनने जा रहा है, उससे इलेक्शन के ऊपर बड़े असरात पड़ रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो इस हवाले से, चूँकि ये यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, जो आइनी मसला है, तो लोग देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो मुखलिस है, जो इस हवाले से काम कर सकती है और इसका असर डायरेक्ट यानी इलेक्शन के ऊपर पड़ रहा है। और हमें ये तवक्कुह थी कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले शायद गवर्नमेंट जो है इसका ऐलान करती, इमरान खान साहब ऐलान करते कि ये हमने सुबह इसको डिक्लेयर कर दिया। वो आलमी जो सूरत हाल है वो भी कुछ इस तरह के थे, लेकिन दीगर पार्टियों के प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके हैं। जो मेरी ज़ाती जो राय है उसके ये है कि जो दीगर पार्टियां हैं, जैसे खुसूसन पीपल्स पार्टी के प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके हैं और इसका असर यकीनन इलेक्शन पे पड़ रहा है। और लोग ये तवक्कुह कर रहे हैं, अब जो जैसे पीपल्स पार्टी जिस ज़ोर व शोर के साथ अपना कैंपेन यहाँ पे कर रही है, लोग ये तवक्कुह कर रहे हैं कि ये पार्टी है जो इस हवाले से मुखलिस है। और इसकी एक और वजह बैकग्राउंड में भी है कि पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके मंशूर के अंदर ये मौजूद है कि हमने इस इलाके को सूबा बनाना है, और बाकी पार्टियों में मंशूर में नहीं है। 2018 के इंतखाबात में जो उनका पाकिस्तान के आम इंतखाबात के वाले से मंशूर था, जी उसमें मौजूद है, बाकी पार्टियों के मंशूर में नहीं है। लेकिन खैर ये हर शख्स का, हर सियासी आदमी का ये नारा है, ज़ुबानी तौर पर ये बात करते हैं कि हमने इस इलाके के जो बुनियादी हुकूक है वो यहाँ दिलाने हैं। तो इसका इलेक्शन के ऊपर लामहल्ला इसका असर पड़ेगा। ठीक है समर भाई, जी इसको मैं सेकंड करूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी ये बात शामिल है, तो इस बात को तकवीत इस तरह पब्लिक के अंदर मिल रही है कि 2009 में पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान को जो सूबाई सेटअप दिया गया, सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009 के तहत, वो भी पीपल्स पार्टी ने उसको तख्लीक किया था। इसीलिए पब्लिक की जो उम्मीदें हैं वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है और उसकी तरफ झुकाव का वाज़ेह मकसद यही है कि अगर ये पार्टी आती है, 2009 में भी उन्होंने दिया था, और अगर ये हुकूमत कामयाब होती है तो 2020 में भी यही हुकूमत दे सकती है। सही है। और यकीनी तौर पे जो मुकाबला यहाँ पे बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान ज़्यादा टफ है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पे नून लीग ने कैंपेन करनी है, तहरीक इंसाफ ने भी कैंपेन करनी है। आने वाले दिनों में यहाँ का इंतखाबी लैंडस्केप जो है वो तब्दील भी हो सकता है किसी और पार्टी के हक़ में। लेकिन अभी तक चूँकि यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद यहाँ पे आके 26 दिन का जो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इसने यहाँ पे जो इंतखाबी लैंडस्केप है उसे पीपल्स पार्टी के हक़ में तब्दील किया है। और अभी तक जहाँ पे सिचुएशन जो है बल्तिस्तान रीजन के अंदर, तो पर्टिकुलरली जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक छोटे छोटे गांव में जाके कैंपेन की है, ऐसे ऐसे इलाके जिनका नाम आज तक कभी किसी ने नहीं सुना था, वहाँ तक वो गए जहाँ चंद 100 घर थे। इससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है इस रीजन के अंदर। अभी इन्होंने गिलगित की तरफ भी जाना है, द्यामर पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करना है और इलेक्शन तक उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर रुकूँगा, पूरे इंतखाबी अमल को मॉनिटर करूँगा। ये बड़ा गैर मामूली दौरा है। इस तरह की अगर एक्सटेंसिव कैंपेन PMLN की तरफ से की जाती है तो यकीनी तौर पर उनके हक़ में भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। तहरीक इंसाफ करती है, उनके हक़ में भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये भी है कि उनकी कोई भी मरकज़ी लीडरशिप यहाँ पर आकर कैंपेन नहीं कर सकती, चूँकि उनके जितने भी नुमायाँ हैं, रहनुमा, वो कहीं ना कहीं हुकूमत का हिस्सा हैं। ख़ुद इमरान खान साहब जो वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत वो यहाँ पर कैंपेन नहीं कर सकते। दीगर उनके बड़े जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पर कैंपेन नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि चूँकि वफाक में उनकी हुकूमत है, यहाँ में माजी में ट्रेंड रहा है कि यहाँ के लोग जो वफाकी हुकूमत होती है जिस पार्टी की, उसे वोट देते हैं, उसे मुंतखब करते आए हैं। अब देखना यह है कि इस इलेक्शन में यहाँ के अवाम माजी की रिवायत पे चलते हुए वफाक में बैठी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक़ में यहाँ पे वोट देते हैं, उस पार्टी की यहाँ पे हुकूमत कायम करते हैं, या फिर पीपल्स पार्टी इस दफ़ा सरप्राइज़ देने में कामयाब होती है, या फिर नून लीग दोबारा यहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। ये इलेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, चूँकि इस इलेक्शन के बाद यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने के हवाले से कोई बड़ी वाज़ेह पेशरफ्त होनी है। अगर इंतखाबी अमल मुतनाज़े होता है, धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, तो फिर ये जो प्रोसीजर है गिलगित बल्तिस्तान का मेन स्ट्रीम में आने का, वो अमल भी बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे एक ग्रेट डिबेट की तरफ। एक बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन के हवाले से ग्रेट डिबेट हो रही है, जिस तरह से हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर देखते हैं, अमेरिका के अंदर आजकल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। अवाम जो हैं वो सवाल करते हैं, नौजवान सवाल करते हैं, जो यहाँ की
इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी से और उनके मंशूर पे उनसे क्वेश्चन होता है, उनके प्रोग्राम पे उनसे क्वेश्चन होता है, उनकी कारकर्दगी पर उनसे सवालात होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेशन है, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक ग्रैंड इलेक्शन डिबेट हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इंतखाबात के हवाले से ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है जो इस वक्त हम जीबी के अंदर देख रहे हैं। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है इलेक्शन से पहले मुबाहिसा होना, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे स्टेज पर मौजूद हैं और वो जवाब दे रहे हैं आवाम को, अपने वोटर्स को, और वोटर्स के जो भी मसाइल हैं वो उनसे पूछ रहे हैं। और जाहिर है जिसका जो आगे प्रोग्राम है मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से वो ज़्यादा जामे है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यहाँ से लोग उसके लिए हिमायत लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे। एक ज़बरदस्त एक आइडिया है जो हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर तो देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब हम डिबेट की बात करते हैं तो बड़ी तल्ख डिबेट होती है। जीबी के अंदर एक बड़ी हेल्दी चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो एक शुरुआत जीबी के अवाम ने की है गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से, ये डिबेट का सिलसिला जो है ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी हम देखेंगे, इस तरह की हेल्दी डिबेट देखेंगे, इशू बेस्ड। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। और इसमें यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं डिबेट के अंदर शरीक हैं, ये सवाल करेंगे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के और इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट्स जहाँ पे बैठे हैं जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे, और वो सवालात के जवाबात भी आप तक हम पहुँचाएंगे। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे जो आवाम हैं, जो बैठे हैं, शुरका हैं इस डिबेट के अंदर, जो अटेंड कर रहे हैं इसे, उनके सवालात पहले शामिल करते हैं। जी कौन सबसे पहले सवाल करना चाहेगा? जी आप बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन आबिद है, बैसियत एक शायर, बैसियत एक राइटर। मैं सवाल करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हल्का 1 से है, तो मेरा सवाल तकरीबन जितने भी नुमाइंदे हैं हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं उन सब से है कि 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हमारी यानी आइनी हुकूक के हवाले से मेरा ये यानी सवाल है कि क्या आप मुतमईन हैं कि आइनी हुकूक के हवाले से ये सूबा यानी जजता है या दे सकते हैं? मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका उम्मीदवार हूँ। आइनी हुकूक के हवाले से मजलिस वहदत मुस्लिमीन का रोज़ अव्वल से यही मुतालबा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में शामिल किया जाए और आइनी हुकूक दिए जाए। और इसके लिए जैसा कि आबिद साहब ने सवाल किया कि ये क्यों कर मुमकिन है, पाकिस्तान के आर्टिकल 4 में तब्दीली तो की जा सकती है, उसमें तब्दीली करके पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के आइनी सूबे में शामिल किया जा सकता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो कम अज़ कम अबूरी आइनी सूबा तो बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जस्टिफिकेशन आई है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा ना बनाया जाए, बल्कि उस जस्टिफिकेशन में बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ साथ अबूरी सूबा देने का मुतालबा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हम न्यूज़ का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से आप कवरेज दे रहे हैं। आबिद साहब ने जो सवाल किया कि आइनी स्टेटस जो गिलगित बल्तिस्तान का है उस हवाले से हमारी क्या राय है, तो हम अपनी राय को चौक चौराहों, ऐवानों, जगह जगह हम पहुँचाते रहे हैं, और जो सेटअप आपने आज़ाद कश्मीर को दिया हुआ है वही सेटअप पॉसिबल है, तो आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए वही सेटअप दें, और जो ख़ुद मुख्तार असम्बली कश्मीर के लिए दी गई है वैसे ही ख़ुद मुख्तार असम्बली गिलगित बल्तिस्तान के लिए दी जाए। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद अकबर तावान, सूबाई जनरल सेक्रेटरी PMLN GB, और GBL7 हल्का 1 से मैं PMLN के टिकट पर इंशाअल्लाह इलेक्शन करने जा रहा हूँ। जो मोहतरम हमारे साहिल का सवाल था कि आइन हुकूक क्या, मैं आपसे इतना अर्ज़ करूँगा उस जिसने सवाल किया, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार हुकूमती पार्टी अपने लोगों को टिकट में नहीं दिला सकी, वो आइन हुकूक इसको क्या दे देगी? जो यहाँ पर लोगों को रोटी नहीं सका, अदरक 800 रुपये 1000 रुपये किलो है, वो क्या आइन हुकूक दे देगी?
आपके जेब में पैसा पेट्रोल नहीं खरीद सकता, आपके जेब में पैसा आप गंदुम नहीं खरीद सकते, आपके जेब में पैसा आप चीनी 120 रुपये किलो लोगे। 2.5 साल में इसने महंगाई 1000 गुना कर दिया। ये आप लोगों के साथ वो मदारियों वाला डुगडुगी है, इसके सिवा मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा देगा। कुछ मज़ीद सवालात लेते हैं। इस तरफ से हमने सवाल लिया, अब इस तरफ से एक सवाल हम ले लेते हैं। मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है, तालीम से मैं वाबस्ता हूँ। मोहम्मद काजिम इसम से मेरा सवाल है कि जो तबक़ाती निज़ाम है हर शोबे के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पर तालीम के अंदर जो तबक़ाती निज़ाम है उसके ख़ात्मे के लिए आपके पास क्या लाहे अमल है अमली तौर पर? यानी आला तालीम की बात तो छोड़िए, बुनियादी तालीम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बुनियादी तालीम की सहूलतों का भी फुक़दान है। जहाँ तक सवाल किया गया है किस तरह एजुकेशन को, तालीम को ठीक किया जा सकता है, मेयारी तालीम बिलखुसूस तबक़ाती निज़ाम तालीम के ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, इसमें सबसे पहले ये कि वफाकी वज़ीर तालीम ने जो नारा लगाया है और इस पे काम चल रहा है कि पूरे पाकिस्तान में यकसा करिकुलम हो। जब तक आपका सिलेबस एक जैसा नहीं होगा, सेम करिकुलम नहीं होगी, तब तक ये ख्वाब ही रह जाएगा। सबसे पहले तो तमाम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और लास्ट जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट थी वो PMLN की थी, तो यहाँ पे PMLN की जो लीडरशिप है वो बैठी हुई है। तो इनसे मेरा सवाल है कि जी आपकी कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिनके बुनियाद पे आवाम आपको दूसरी मरतबा मुंतखब करें। और प्लस जो बाकी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं उम्मीदवारान, उनसे सवाल है कि जी आप इनकी जो 5 साल कारकर्दगी है उनको किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा भी इनसे सवाल ये है, जवाबन अर्ज़ है कि क्यों न दे मुस्लिम लीग नून को वोट। ये मेरा आपसे सवाल बनता है, इसलिए कि आपने 5 साल पहले भी देखा जो हाल था, एजुकेशन का हाल था, जो हेल्थ का हाल था, जो बाज़ार की सड़कों का हाल था, इलेक्ट्रिसिटी का हाल था, शोबा है ज़िंदगी तमाम शोबा में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अब बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पार्लियामेंट मौजूद नहीं तो पीछे बात नहीं करनी चाहिए। ज़बान ज़्यादा आम है। क्यों ना मुस्लिम लीग नून को वोट दें? इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने जो हमारा ज़िंदगी मौत का लाइफ लाइन था गिलगित स्कर्दू रोड, जो 39 अरब रुपए का इसमें एक्सक्लूड करते हैं 7 स्टील ब्रिजेस 34 और साजी है, और ये ड्यू टाइम पे बना के दिया। आप देखें बल्तिस्तान के हमारे बच्चे यहाँ गिलगित के होटलों में दरबदर खाक बेसर होते थे, और अब माएँ और उसके बाप उनके भाई उसके रिश्तेदार लेके गिलगित जाता है। आज बल्तिस्तान में बल्तियों के नाम पर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी 7 अरब रुपए से बन रही है। आज है कि आपके पास 6 या 100 लेडी डॉक्टर्स हैं और आपके पास 84 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, हर प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट है। एक ज़माना ये भी था कि मरीज़ों के खाने के लिए मारूफी फाउंडेशन चंदा जमा करने जाते थे, मुखैर हज़रात के पास जोलियाँ फैलाते थे, बाज़ार में लोग हज़ार चंदा लेता। आज आपको अस्पताल में एमरजेंसी सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट आपको यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, ट्रामा सेंटर है, ICU है, ब्लड सेंटर है, उसका बर्न सेंटर है, मार्चूरी है। ये सब हमने अपने 3, 4, 5 साल दौर हुकूमत में न सिर्फ बनाया बल्कि ऑपरेट कर रहा है। नंबर 3, अब आप देखें पहले क्या था, हर कलवा चौक चौराहे गलियां और खेत भरते थे आपके पैम्पर मिल्क पैक के डब्बे और शॉपर से। आज कर दूँ पूरे पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान सबसे क्लीन सिटी है। इस सवाल का दूसरा ऐसा ये भी था कि जो दीगर यहाँ पे बैठे अपोनेंट्स वो भी नून लीग की कारकर्दगी जो पिछले 5 साल की थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उस पर अपनी राय दे सकते हैं। जो बात अभी अकबर ताबान साहब ने की, जनाब अब आपके पास है प्लेटफॉर्म, फोरम आपके पास, आप बताएं कि नून लीग को वोट क्यों ना दिया जाए, क्योंकि आप तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं ना। अभी ये बात हुई कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हम क्या कहते हैं। हम क्या कहेंगे, आप खुद बाहर जाके देखें, टूटी फूटी सड़कें खुद कह रही हैं। हम क्या कहेंगे, आप अस्पतालों में जाएं, अद्वियात की कमी खुद कह रही है। हम आपको क्या कहेंगे, गली मोहल्लों की लोड शेडिंग और तारीकी आपको खुद बता रही है। तो जनाब नून लीग ने अगर कोई पुल बनाया है 84 करोड़ रुपए, जिस तरह अभी कहा 84 करोड़ रुपए का पुल लगाकर कौन सा तीर मार लिया, कौन सी बेरोजगारी खत्म की? ज़मीनों के रेट में इजाफा करने से क्या नौजवानों को कोई फ़ायदा हुआ? जिसका ये मेरा जवान हमारी कौम का उम्मीद है ये चीख रहा था। नौजवानों को चाहिए रोज़गार, नौजवानों को चाहिए रोज़गार का प्लान। आपके पास क्या प्लान है? आपने नौजवानों को सीटों में 6-6, 7-7, 8-8 सीटों पर भी सिफारिशी भर्तियाँ हुई, मैं गवाह हूँ।
मेरे हल्के में तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ताबान साहब ने 40 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने 25 करोड़ रुपए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो तकरीबन मंजूर होने जा रहा था, इसलिए फाड़ कर फेंक दिए क्योंकि हम इनके मुखालिफ थे, मेरे हल्के से मुखालिफत में थे। और सबसे बढ़कर ये कि जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा तरजीह अव्वल पे रखता हूँ वो ये है कि किसी बच्चे को जब वो पैदा होता है तो उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, उसको शिनाख्त चाहिए होती है। PMLN की हुकूमत जब फेडरेशन में और यहाँ पर थी, ये हुकूमत शिनाख्त दे सकती थी लेकिन शिनाख्त नहीं दी है, खा वो अबूरी शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। और सरताज अजीज़ कमेटी की जो सिफारिशात है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फ़ेडरल गवर्नमेंट करा सकती थी लेकिन नहीं की, ये उनसे शिकायत है। इसके साथ साथ इनके दौर में एक बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट जो कौम की तकदीर बदलने के लिए और एक गेम चेंजर फार्मूला था CPEC। उस CPEC में गिलगित बल्तिस्तान को धुआं और शोर के अलावा कुछ नहीं दिया गया। अगर CPEC में कॉरिडोर्स दिए जाते, मुतनासिब हिस्सा दिया जाता, 2800 किलोमीटर की CPEC में 800 किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान से शाहरा गुजरती, उसमें एक पाया गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं दिया गया। ये शिकायतें PMLN की हुकूमत से रहेगी। मेरा सवाल यहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब से सवाल है कि हम सब जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट ये मैं भी फील करता हूँ और मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने ये देखा है अक्सर हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए कि हम सब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, सारे डिग्री लेते हैं लेकिन सारे बेरोज़गार होते हैं, किसी को भी कोई मौके नहीं मिलते कोई काम करने का। तो मेरा आप लोगों से पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने नौजवानों के लिए कोई ऐसा काम किया है, डिजिटल स्किल्स है, ई-कॉमर्स हो गया, कि आप लोगों ने अभी तक नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे वो लोग काम कर सकें, ई-कॉमर्स पे कोई भी डिजिटल स्किल्स या कोई भी टैलेंट हंट प्रोग्राम, और ना ही यहाँ पर कोई कैरियर काउंसलिंग का कोई सेशन है और ना ही यहाँ पर कोई रिसर्च सेंटर बना है जहाँ पर यूथ जाके अपना कोई रिसर्च प्रपोजल वहाँ पर ला सकें। तो मेरा आप लोगों की क्वेश्चन ही यही है कि आप लोग नौजवानों के लिए अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि वो अपने खुद अपने टैलेंट को वहाँ पर शो करके कमा सके, किसी और पर इंडिपेंडेंट ना रहे। थैंक यू सो मच। मैं इसमें अंदाज़ करूँ कि सिर्फ 5 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिज़म है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये रिड्यूस हो के मेरे ख्याल में हज़ारों में रह गया था। जो हमारे दौर हुकूमत में 12-15 लाख टूरिस्ट यहाँ आ गए, जबकि हमारी टोटल आबादी 13 लाख GB की। और अब आप देखें कि गिलगित कद्दू रोड पे भी रोड साइड फैसिलिटीज़ बने हुए हैं और हर आदमी ने अपने हाउसेस को गेस्ट हाउसेस बना दिए, कन्वर्ट कर दिया, होटल में कन्वर्ट कर दिया और ये इकॉनमी बूस्ट कर गई, जवानों को रोज़गार मिल गया। ये एक बहुत बड़ा अभी ये कोरोना की वजह से हुआ है। आप देखें हमारी गवर्नमेंट में PDC की जो एक ही PDC यहाँ मोटर्स कद्दू शहर में, इसकी ये इनकम जो था 6 करोड़ रुपये था, जिसको इस गवर्नमेंट ने सील कर दिया, 400 लोगों को बेरोज़गार कर दिया। और वहाँ पर अभी अंग्रेज़ जो आए हुए 8-10 जहाँ मैंने कल ही देखा, ये बेचारे छोटे छोटे होटलों में फिर रहे हैं। PDC जैसे अदारों को बंद कर दिया। ये इस हुकूमत की ज़बूं हाली की सबसे बड़ी मिसाल है। बेरोज़गारी के वसी पैमाने पर ख़ात्मे के लिए हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये जो प्लान हमने दिया है, इसमें इंडस्ट्रियल प्लान है, फैक्ट्रीज़ के क़याम का प्लान है, नए कौमी इदारे बनाने का प्लान है, ऐसे कौमी इदारे, ऐसी सनतें, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो ख़ुद भी कमाएँ, गवर्नमेंट की मईशत को भी मजबूत करे और अपने साथ साथ नौजवानों को रोज़गार भी पैदा करे। साथ ही साथ टेक्निकल कॉलेजेस का फ़रोग़ चाहते हैं ताकि जो नौजवान हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके और अपने हुनर के ज़रिए बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सके। स्पेशली जिस तरह सवाल आया IT के हवाले से, तो उस शोबे पर बहुत अहम ज़रूरत है कि उस पर काम किया जा सके, क्योंकि नौजवान घर बैठे बैठे अपना रोज़गार पूरी दुनिया की तरह ख़ुद कमा सकता है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में बेरोज़गारी बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है। इस मसले के ख़ात्मे के लिए जामी प्लान बनाने की ज़रूरत है। हमारे मंशूर में इंशाअल्लाह मिनी फैक्ट्रियाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा चूँकि सियाहत के सबसे ज़्यादा मौक़े गिलगित बल्तिस्तान में हैं, सियाहत को इंडस्ट्री का दर्जा देने की ज़रूरत है। होटलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, इंशाल्लाह हमारे मंशूर में ये शामिल है। इसके साथ साथ हाइकिंग, माइनिंग और दीगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ लॉन्च करके बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह। और साथ में ये अर्ज़ करता चलूँ, हमारा मुतालबा भी है, फ़ेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी भी करा दी है कि CPEC में मुतनासिब हिस्सा हो और यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर्स बने, तो फिर बेरोज़गारी के ख़ात्मे में ये एक मुमीद व मुआविन साबित होगा। जी तो नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अहम मसाइल के हवाले से, यहाँ के जो वोटर्स हैं, ये बल्तिस्तान डिवीज़न के हवाले से मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये डिबेट हो रही है, यहाँ के मसाइल क्या हैं, यहाँ के वोटर्स की
अपने जो कैंडिडेट्स हैं इनके, जिनको ये चुनने जा रहे हैं 15 नवंबर को, उनसे क्या तवक्कुआत हैं। और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे यहाँ पर बात हुई, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के आइनी सूबे के हवाले से डिस्कशन हुई। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपना अपना जवाब दिया, उनके पास क्या प्रोग्राम है। और यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, यहाँ पे नौकरियों के हवाले से भी प्लान अपना अपना कैंडिडेट से शेयर किया। जो अवाम के अंदर, जो यहाँ के वोटर्स के अंदर एक तशवीश थी, वो भी आप तक पहुँची। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो आने वाला इलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग बहुत बड़े बाशऊर हैं, अपने मसाइल से बड़े आगाह हैं। और एक ज़रा इस फोरम के वाले से मैं आप तक एक क्लैरिफिकेशन, एक वजाहत पहुँचा दूँ थोड़ी सी, कि यहाँ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आज नहीं थी। चूँकि मेहदी शाह साहब हैं, साबिक वज़ीर आला, वो चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, तो वो उनके साथ थे, तो जल्दी निकल गए थे यहाँ से। तो इसलिए हम माजरत ख़्वाह हैं कि पीपल्स पार्टी की साइड का जो मौक़िफ़ है वो आप तक नहीं पहुँच सका। हम कोशिश करेंगे वो फिर से आप तक किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी और प्रोग्राम के ज़रिए आप तक वो भी पहुँचा दिया जाए। बहरहाल जो आने वाले इंतखाबात हैं, उनसे मुतल्लिक सबसे ख़ास और अहम बात यही है कि शफ़ाफ़ होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चूँकि अगर सूबा बनने की बात होती है तो यहाँ की असम्बली ने भी उस पर एक रेजोल्यूशन पास करनी है। अगर इंतखाबात मुतनाज़ा होंगे तो असम्बली की करारदाद भी मुतनाज़ा होगी। तो इसलिए इंतखाबात का शफ़ाफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ के अवाम बड़े पुरजोश अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे यहाँ के मसाइल के हल के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक़ के लिए। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।